थाने पहुंचकर चौधरी ने सबसे पहले सिपाही मोहम्मद दीन को अपने कमरे में तलब किया। सर जी वो डॉक्टर की तरफ गया है, मुंशी मुहर्रर ने एड़ियां बजाते हुए कहा। क्या हुआ, क्या दौरा पड़ गया था उसे? चौधरी को खामखाई गुस्सा आ गया। जनाबे वाला वही पुराना पेट दर्द, आप हुक्म करें सरकार, खादम हाजिर है, जो खिदमत भी हो। मुंशी को अगर अपने नंबर बनाने का मौका मिला था तो वो क्यों ज़ाया करता है? वो तो पहले ही मोहम्मद दीन से बहुत खार रखता था। चौधरी ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली और अंदाज़ा लगा लिया कि बंदा अपने काम का है। वो क्या बना है उन औरतों का, उन्हें खाना दिया है या नहीं? उसने अगला सवाल दागा। जनाबे वाला खाना उन्होंने नहीं खाया, कुछ फल फ्रूट खा लिया है। मुंशी ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं करवाता हूँ उन्हें डिनर। मुंशी लड़की को मेरे क्वार्टर में पहुँचा दो और उसकी माँ को अपनी हिफाजत में रखना। खबरदार तुम्हारे अलावा कोई भी उसके नज़दीक फटका। मोहम्मद दीन को भी गश्त ड्यूटी पर भेज देना, समझ गए ना? चौधरी निजामत ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। मुंशी के लिए तो बिल्ली के भागो छेंका टूटा। हुक्म की तामील होगी जनाब। इसने एड़ियां बजाई। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सालों सब की ऐसी खिंचाई करूंगा कि सारी जिंदगी फिर लाइन ही में गुजरेगी। एसएचओ ने दबी दबी डांट पिला दी। जनाब आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। मुंशी ने गुलामों की तरह गर्दन झुकाई। थोड़ी देर बाद ही वो जरूरी इंदराज के बहाने ज़हरा बाई को इसकी माँ से अलग बाहर ले आया। इनायत बाई ने जब से उनके सामने फजल शाह का नाम लिया था, इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि ये लोग बहुत डर गए हैं। बेचारे सारे कानून के हाथों मजबूर थे, वरना उन्हें बड़ी इज्जत से घर पहुंचा कर आते। उन्होंने माँ बेटी को इतना ही एहतराम दिया था जितना वो अपने घर आने वाले ग्राहकों को दिया करती थी। जब मुंशी ज़हरा बाई को ले जाने लगा तो उसने यही सोचा था कि मामूल की लिखत पढ़त होगी। यूं भी इसकी बेटी कोई ऐसी चूची नहीं थी कि शरीफ बच्चियों की तरह उनके काबू आ जाती। इसने तो बड़ी होशियारी से हनीफ खान को भी पैगाम भेज दिया था, लेकिन इसके अंदाजों के बरक्स जब 5 की बजाय 15-20 मिनट हो गए तो इसे धड़का सा लग गया। फिर आधा घंटा गुजर गया, लेकिन ज़हरा बाई वापस ना आई। अब तो इसे यकीन हो चला था कि इसके खदशात बचा हैं। इसने शुरू ही से थानेदार की आंखों में हवसनाकियां तैरते देख ली थी। वो न जाने कब से उसकी बेटी पर नजरें जमाए बैठा था, कहीं बच्ची को नुकसान न पहुंच जाए। ये लोग तो बड़े वहशी और दरिंदे होते हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा और सहम कर खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। अचानक ही उसे अपने कमरे के बाहर लगा ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। या मौला खैर, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, लेकिन इसकी ख्वाहिश के बरक्स वहाँ शर मौजूद था। शराब के नशे में धुत मुंशी अंदर दाखिल हुआ। इसने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे और देसी शराब के भभोके इसके मुंह से उठ रहे थे। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसने मामूली सी मज़ाहमत की, फिर हथियार डाल दी, क्योंकि बसूरत दीगर मुंशी की तरफ से उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई थी और ताउन की सूरत में अगले रोज़ रिहाई का वादा भी कर लिया गया था। सारी रात मुंशी मुहर्रर इसकी बोटियां नोचता रहा। ऐसी सूरत हाल का सामना इस थाने के एक और कोने वाले कमरे में उसकी साहबजादी को भी था, जिसके मुजाहमत करने पर चौधरी ने सारे थाने को वहां बुला लेने की धमकी दी थी और कहा था कि वह फजल शाह की सिफारिश उसी सूरत में कबूल करेगा अगर ज़हरा बाई इसके साथ ताउन करे। ज़हरा बाई के लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं था, वो कोई बाकरा नहीं थी, ना ही उसके लिए ये कोई नई सूरत हाल थी। इस तरह की जिस्मानी रिश्वत अपनी माँ के हुक्म पर वो दर्जनों मरतबा पहले भी इस कमाश के पुलिस अफसरों को दे चुकी थी। उनके पास इससे ज़्यादा कारगर हथियार और कौन सा हो सकता था? अपनी माँ के बरक्स इसने चौधरी निजामत से इसकी तवक्कुआत से बढ़कर ताउन किया और जल्द ही उसे चारों शाने चित कर दिया। सुबह तक दोनों माँ बेटी फिर इकट्ठे बंद थे। उन्होंने थानेदार के ज़ाती बाथरूम में गुस्ल किया और पुरतकल्लुफ़ नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद एसएचओ चौधरी निजामत उन्हें रिहाई दिलाने के लिए मामूली सी कानूनी कार्रवाई के बहाने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर की तरफ ले जा रहा था। आज छुट्टी की वजह से मजिस्ट्रेट साहब घर पर मौजूद थे। सैयद रियासत शाह का खास वकील पहले ही से उनकी खिदमत में मौजूद था। औरतों को यहाँ लाना तो महज तकल्लुफ़ ही था। उन लोगों ने रिमांड के कागजात उनकी आमद से पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। रात एक पहर ढल गई थी जब इनाम के लालच में सिपाही मोहम्मद दीन ने हनीफ खान को गहरी नींद से बेदार किया। इतनी रात गए हनीफ खान तक पहुंचने के लिए कई इंक्वायरियों से गुजरना पड़ा। उसके डेरे पर मौजूद लोग शायद उसकी हड्डी पसली ही तोड़ देते, वरना तो इसकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ मौजूद एक बदमाश ने उसकी शनाख्त कर ली कि ये साथ वाले गाँव का रहने वाला सिपाही मोहम्मद दीन है। उन लोगों ने तो उसे काफ़ी देर तक इस सिलसिले में बिठाए रखा कि वो आखिर हनीफ खान के लिए क्या पैगाम लाया है।
क्योंकि इतनी रात गए उसे बेदार करना भी वो मुनासिब नहीं समझते थे। एक बात का अंदाज़ा तो उन्हें था कि मोहम्मद दीन कम अज़ कम उसे गिरफ्तार करने नहीं आया, ना ही किसी गलत इरादे से आया है, वरना वो सांप के बिल में अकेला हाथ न देता, अपने साथ मुकम्मल गार्ड लेकर आता। बस उसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने मालिक को नींद से बेदार करके तंग न करें, अगर कोई मामूली बात है तो यही निपटा ले। लेकिन मोहम्मद दीन भी बज़िद था कि वो सिर्फ हनीफ खान से ही बात करेगा। बिलाखिर उन्हें मोहम्मद दीन की ज़िद के सामने हथियार डालने पड़े और उन्होंने हनीफ खान को नींद से बेदार करके ये पैगाम पहुँचाया। पहले तो हनीफ खान ने नींद से उठाने वाले को बेशुमार मुग़ल्लज़ात से नवाज दिया कि ऐसी क्या क़यामत आ गई थी। उन्होंने उसे जगाना ही मुनासिब समझा। फिर बड़े गुस्से में हवेली के इस हिस्से में आया था कि मोहम्मद दीन का इस्तकबाल 2-4 थप्पड़ों से करे, लेकिन मुबादा वो कोई बहुत इमरजेंसी की खबर न लाया हो। यही सोचकर उसने बाकी नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया और उससे पैगाम वसूल कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? हनीफ खान ने जब मोहम्मद दीन के मुंह से इनायत बाई और ज़हरा बाई का नाम सुना तो इसका दिल धक से रह गया। उसने अगले रोज़ के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें एक रात के लिए ज़हरा बाई का मुजरा अपने गाँव में करवाना भी शामिल था, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। ठीक है, शुक्रिया, तुम जाओ। अगर रात रहना है तो यही क़याम करो, मैं बंदोबस्त करवा देता हूँ। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया कि मोहम्मद दीन की खिदमत करें, जिसने मोहम्मद दीन की जेब गर्म कर दी। हनीफ खान के इशारे पर उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश कर दिया गया था। मोहम्मद दीन ने अब यहाँ मज़ीद एक पल रुकना भी गवारा नहीं किया और घोड़ी को भगाता हुआ थाने तक ले आया था। रात का बाकी पहर करवटों की नज़र हो गया। हनीफ खान को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि ज़हरा बाई उसकी रात देख रही होगी। उसने आखिर हनीफ खान को पैगाम भेजा है तो इसका मतलब यही था कि वो इन हालात में सबसे ज़्यादा एतमाद इस पर करती है। हालांकि नत्थू खान ने उसे अपने साथ शाहपुर जाने के लिए कहा था, क्योंकि शाह साहब का पैगाम आया था, लेकिन हनीफ खान ने महज ज़हरा बाई के मुजरे के लिए इस पैगाम की परवाह नहीं की थी और अपने बाप से भी ज़िंदगी में पहली मरतबा झूठ बोल दिया था कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब उसे वाकई अपने बाप के पीछे जाना था। इस वक्त वो शिद्दत से नज़ीरे की ज़रूरत महसूस कर रहा था। अगर नज़ीरा मिल जाए तो सारा मसला मिनटों में हल हो जाएगा, लेकिन नज़ीरा ही क्यों? उसने सोचा आखिर वो क्यों ना फजल शाह से बराह रास्त बात करें। ज़हरा बाई को रिहा होना चाहिए था। उसने ज़हरा बाई और इसकी माँ के सामने अपनी नमूदो नमाइश का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रखा था। 4 राइफल बरदार और जीप तैयार रखी थी कि खूब बंद सबर कर और ठाट बाट से वहाँ जाएगा। इन हालात में अगर कोई उसके काम आ सकता था तो वो रियासत शाह और फजल शाह थे। वो जानता था उनका हुक्म पहुँचने पर थानेदार खुद दोनों माँ बेटी के साथ माफ़ी मांगने चलाएगा। इस तरह उसे ज़हरा बाई और इसकी माँ के सामने शेखी बिगाड़ने का भी मौका मिल सकता था। अली उस सुबह वो अकेला ही शाहपुर की तरफ रवाना हो गया। रियासत शाह के नौकरों ने उसका इस्तकबाल ख़ास मेहमान की तरह किया था और एक ख़ास आदमी फजल शाह को हनीफ खान की आमद की इतला देने चला गया था, जो अभी अभी नाश्ता करके फारिग हुआ था। एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैली जा रही थी और वो भागा भागा रियासत शाह के कमरे की तरफ चल दिया तो तीर निशाने पर खुद ब खुद ही जा लगा। मैं तो मंसूबा बना रहा था कि किस तरह ज़हरा बाई की तरफ से हनीफ खान को पैगाम भेजा जाए और वो हमें ज़हरा बाई की सिफारिश के लिए दरख्वास्त करें। इसके बाद ही हम उसे काबू कर सकेंगे। चलो अच्छा हुआ ये मसला तो हल हुआ। फ़िलहाल तो आधा घंटा उसे इंतज़ार कराओ ताकि चौधरी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। इसके बाद मुझसे मुलाकात में मज़ीद आधा घंटा लगा दो। उसकी आतिशे शौक को भड़काते जाओ फजल शाह, लेकिन ख्याल रखना एक नज़ीरे मोची ने इतना नुकसान कर दिया है कि अब हम किसी और नज़ीरे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। रियासत शाह ने हुक्के का कश लगाते हुए धुआं फिजा में बिखेरा। ठीक है शाह जी, ऐसे ही होगा। ये कहकर फजल शाह बाहर आ गया। उसने अपने ख़ास आदमी को जो ये पैगाम लाया था मज़ीद हिदायत के साथ बाहर भेज दिया, जिसने बाहर जाते ही हनीफ खान को खबर दी थी। मैंने हवेली में पैगाम भेज दिया है, थोड़ी देर में शाह साहब उठ जाएंगे। उनका हुक्म है कि अगर उनके सोते में भी आ पाएँ तो उन्हें उठा दिया जाए। दरअसल रात शाह जी बहुत देर तक मीटिंगें करते रहे हैं ना। बहरहाल आप नाश्ता कीजिए। उसने हनीफ खान का जवाब सुने बगैर अपने एक साथी को आंख मारते हुए हनीफ खान के लिए नाश्ता लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद हनीफ खान के सामने दूध, दही, अंडे, मक्खन और पराठे मौजूद थे और 2 मुलाजिम हमतन उसकी खिदमत पर मामूर हो गए थे, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ थी। फिर भी उसने अपनी मर्दानगी बरकरार रखने के लिए कुछ जहर मार कर लिया, जिसके बाद नौकर बर्तन उठा कर ले गए।
और अब दूध का जग उसके सामने आ गया था। उन्होंने बड़ी होशियारी से उल्टे सीधे कामों में आधा घंटा ज़ाया कर दिया था। करीबन पौन घंटे बाद फजल शाह उसे तेजी से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ओ मेरा भाई आया, मेरा वीर आया, मेरा हनीफ खान आया। उसने हनीफ खान की शक्ल पर नजर पड़ते ही मक्कारी से बाहें फैलाकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बैठक में मौजूद बाकी लोग फजल शाह के एहतराम में खामोश हो गए थे, जो हनीफ खान से मुसलसल उसकी और घर बार की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। चाचा तो शायद नूरपुर की तरफ गए हैं, वहाँ आज बड़े शाह साहब का जलसा है ना, उसने हनीफ खान से कहा। शाह जी एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। हनीफ खान ने फ़ौरन ही कह दिया, ओ मैं सदके जाऊँ, तुम्हारा काम हमारा काम है। हनीफ खान हुक्म करो साई, हुक्म करो। फजल शाह ने फिर ऊंची आवाज़ में जोशो खरोश का मुजाहरा शुरू कर दिया। शाह जी प्राइवेट बात है। हनीफ खान ने उसके कान में सरगोशी की। ओए तुम लोग जाओ। फजल शाह ने अपने ख़ास आदमी की तरफ देखकर आंख दबाई। शाह जी आज साहब का दौरा है, अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने आना है। रात से मुंशी आया बैठा है, उसे हुक्म दे तो वापस जाए। वहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। उसके ख़ास आदमी ने कहा, ओए बुलाओ यार, उसे भी इस वक्त आना था। मेरा भाई आया हुआ है और तुम लोगों को अपने कामों की पड़ी है। एक मिनट यार हनीफ खान, इधर एसी ने आना है, अगर इजाज़त दो तो मुंशी को फारिग कर दूँ। उसने हनीफ खान की तरफ मुस्कुराते हुए इजाज़त ली। और शाह जी कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से बात करें। हनीफ खान ने बादल नखास्ता इजाज़त दे दी। शाह साहब के मुंशी ने इधर उधर की बातों में मजीद आधा घंटा ज़ाया कर दिया। इस दरमियान हनीफ खान बेकरारी से पहलू बदलता रहा। फजल शाह की जनाना शनास आंखें उसके एक एक पल का जायज़ा ले रही थी। अब दफ़ा हो जाओ और किसी को अंदर ना आने देना, उसने अपने मुंशी से बिलाखिर कहा और सब लोग बाहर चले गए। फजल शाह ने अंदाज़ा कर लिया था कि अब तक चौधरी निज़ामत दोनों को रिमांड लेकर वापस आ चुका होगा। क्या कह रहे हो यार, तुम्हें किसने इतला दी? फजल शाह ने हनीफ खान की बात पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा। शाह जी बिल्कुल सही है, थाने के एक सिपाही ने मुझे पैगाम पहुंचाया है, हनीफ ने कहा। हनीफ खान यार अल्लाह खैर करे, नज़ीरा भी कल से गायब है। अब तुमने ये खबर सुना दी, कहीं कोई बड़ा अफसर तो नहीं पड़ गया ऊपर से? इस थानेदार की क्या मजाल है कि हमारे इल्म में लाए बगैर हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार कर ले? अगर ऐसा हुआ भी है तो इनायत भाई को हमारी तरफ से पैगाम भेजना चाहिए था। खैर मैं देखता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने मुंशी को आवाज़ दी जो दूसरे ही लम्हे उसके सामने मौजूद थे। फ़ौरन थाने जाओ और अभी छोटे थानेदार अमीर अली को बुला लाओ। पहले देखे तो सही मामला क्या है। कमाल है हमारे इलाके में इतना अहम वाक़या हुआ और हमें ख़बर न मिले। और उधर नज़ीरे को भी देखते जाना, वो भी कल से नहीं आया। उसने मुंशी की तरफ देखकर आंख दबाई। मुंशी उसका इशारा समझकर सर हिलाता चला गया। उसकी वापसी करीबन 1 घंटे बाद हुई थी। इतनी देर तक कहाँ मर गए थे? फजल शाह ने इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही इस पर चढ़ाई कर दी। शाह जी मेरी अर्ज़ सुन ले बादशाह। थाने में कोई अफसर नहीं था। छोटा थानेदार नूरपुर गया हुआ था, मैं उसका इंतज़ार करता रहा। अब वो आया है तो आपका हुक्म पहुँचा आया हूँ। वो बेचारा मेरे साथ ही आ रहा था कि DIG साहब का फ़ोन आ गया। मुझे तो कोई गड़बड़ नज़र आती है। सुना है शहर से 2 औरतों को गिरफ्तार करके लाए हैं। मुंशी ने होशियारी से बात बढ़ाई। कहीं नूरपुर वाला केस तो नहीं खुल गया? मुझे पहले ही शक था कि ये सरदार कोई बदमाशी ज़रूर करेंगे। उन्होंने ही शायद। खैर कुछ भी हो, मीर अली कहाँ है? फजल शाह ने बात बदल कर पूछा। आ रहा है सरकार, चंद मिनट में पहुँच जाएगा, मुंशी ने कहा। चंद मिनट की बजाय करीबन 1 घंटे बाद अमीर अली आया था, जिसने आते ही देरी की मुआफ़िया मांगनी शुरू कर दी। सैयद बादशाह, हम पर तो अजाब नाजिल हो चुका है। SP ने कल सारा दिन थाने में गुजारा और अपने सामने बिठाकर कार्रवाई मुकम्मल की है। वो नूरपुर से जो लड़की अगवा हुई थी ना, वही माछन। उसके लवाहिकीन ने बड़ा तूफान उठाया। खुदा जाने ये लोग शहर में किस तरह पहुंच गए और उन्होंने गवर्नर साहब के सामने मुजाहिरा किया, जिन्होंने SP साहब को सख्त डांट पिलाई और हुक्म दिया कि खुद सारे ऑपरेशन की निगरानी करें। SP ने अपनी खसूसी गार्ड भेजकर नज़ीर मौची को गिरफ्तार किया और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। खुदा जाने उसे कहाँ ले गए हैं। जिसके बाद चौधरी साहब को हुक्म मिला कि शहर से इनायत भाई को गिरफ्तार कर लाएं, जिस पर लड़की फरोख्त करने का शक किया जा रहा है। माई बाप, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। चौधरी साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपको खुद इतला पहुंचाऊं, लेकिन SP तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो गया है तो मैं आया हूँ। मुंशी ने अमीर अली को बढ़ा दिया था कि उसने क्या कहानी सुनानी है। हाँ तो ये बात है।
अब मैं समझा, मैं भी हैरान था कि क्या भला अनपढ़ी है। खैर, देख लूँगा एसपी को भी। बड़ा ईमानदार बनता है साला। तुम ये बताओ कि वो दोनों औरतें कहाँ हैं? फजल शाह ने पूछा। सरकार, उनका तो 3 दिन का रिमांड हो गया है। उनके डेरे से 2 अगवाशुदा लड़कियां बरामद हुई हैं। एसपी साहब तो कम से कम 10 दिन के रिमांड का कह रहे थे, लेकिन उन्होंने रात आपका नाम ले दिया। हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं माई बाप। मजिस्ट्रेट बड़े चौधरी साहब के मिलने वाले हैं। उन्होंने कार्रवाई डालने के लिए 3 दिन का रिमांड ही लिया है। एसपी ने बेचारे एसएचओ साहब को बहुत जलील किया, लेकिन क्या करें जनाब, औरतें आपका हवाला दे रही थी, जिसके बाद उन पर हाथ उठाना हमारे लिए तो हराम हो गया ना माई बाप। अमीर अली ने चापलूसी से कहा। अमीर अली, उन औरतों को किसी को उंगली न लगाने दे। और जैसे ही एसएचओ आए, उसे मेरी तरफ भेजो। मेरी बात समझ गए ना? उसने अमीर अली की तरफ मुंह करके आंख दबाई। जो हुक्म माई बाप। जैसे ही चौधरी साहब आते हैं, मैं आपकी खिदमत में उन्हें रवाना करता हूँ। और वो सलाम करके चला गया। दोपहर के बाद फिर एसएचओ साहब की बारी आई, जो करीबन भागते हुए शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए थे। बेचारे का तेज तेज चलने से सांस फूल रहा था। उसने करीबन फर्शी अंदाज से फजल शाह को सलाम कहा था। वाह चौधरी साहब, कमाल की आदमी है आप भी, हमारे बंदे ही गिरफ्तार कर लिए। फजल शाह ने छुटते ही कहा। सैयद बादशाह, मुझ कुत्ते की क्या मजाल है। आपको क्या बताऊं आली जा कि हमारा क्या हशर हो रहा है। उन नूरपुर के माछियों ने तो हमें नाको चने चबवा दिए हैं। हुजूर, हमें तो कल से एसपी साहब ने सांस नहीं लेने दिया। सारी रात तो वो थाने में रहे। सारा ऑपरेशन उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया। हम तो मुफ्त में लटक गए शाह जी। जैसे ही मुझे इल्म हुआ कि वो औरतें आपका नाम ले रही हैं, मेरी तो सरकार जान ही निकल गई थी। भाई बाप, अपनी जान पर खेल कर 3 दिन का रिमांड करवाया है और एसपी को ये कहकर तसल्ली दी है कि मैं खुद इनसे तफ्तीश करूंगा। मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि नज़ीरा कहाँ है। खुदा जाने कहीं उसे स्टाफ वालों के हवाले ना कर दिया हो। ये एसपी बड़ा खरांट है मालको। क्या मजाल जो फ़ोन के सामने से 1 मिनट के लिए भी हटा हो। सारा थाना उसने कल से स्टैंड 2 कर रखा है। मुझे तो बाज़ारे हुसन रवाना कर दिया। कुछ गार्ड मेरे साथ कर दी। बाकी गार्ड को अमीर अली के साथ थाने में हमा वक्त मौजूद रहने का हुक्म दे दिया। सरकार, इनसे तो यूं लगता है कि इसने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा कर भेजा था। क्या मजाल जो इसने आपसे राब्ता करने की मोहलत भी दी हो। अब भी बार बार फ़ोन करके केस की प्रोग्रेस दरियाफ्त कर रहा है। असल में मामला ज़्यादा ख़राब इसलिए हुआ कि उनके डेरे से 2 अगवाशुदा लड़कियां बरामद हुई थीं। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद एसएचओ चौधरी निज़ामत ने दाद तलब नज़रों से फजल शाह की तरफ देखा, जिसने गर्दन के हल्के से इशारे से उसे शाबाश दी। बड़ा ख़तरनाक आदमी है, ज़मानत की ज़रा गुंजाइश नहीं छोड़ी। फजल शाह ने तशवीशनाक नज़रों से उसकी तरफ देख कर कहा। आपसे बेहतर कौन जानता है माई बाप, चौधरी ने इनकसारी से कहा। देखो चौधरी, कुछ भी हो, अब दोनों औरतें एक पल के लिए थाने में नहीं रहेंगी। उनकी गिनती वहीं डाले रखो, उन्हें हमारे पास रहने दो। अगर एसपी अचानक रेड करे तो औरतों को यहाँ से ले जाकर पेश कर देना। और हाँ, जो लड़कियां बरामद हुई थी, इनकी तरफ से बयान लिख लो कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया और वो अपनी मर्जी से इनायत भाई के पास रह रही थी, ताकि मैं 3 रोज़ बाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत करवा सकूं। औरतों को जेल नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, ख्वाह तुम्हारी नौकरी ही क्यों ना दाव पर लग जाए। तुम्हें ऐसी कई नौकरियां दिला देंगे। फजल शाह ने बज़ाहिर फैसला कुल लहजे में कहा। जो हुक्म शाह जी, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं खुद उन्हें ले जाकर हाजिर करूंगा। कुछ देर हो जाए तो माफ़ कर देना सैयद बादशाह, ज़रा हिकमत से काम करना पड़ेगा। मुझे अपनी नौकरी की नहीं, सरकार आपकी इज्जत की ज़्यादा फिक्र है। चौधरी ने ड्रामे का क्लाइमैक्स करते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, अपना इनाम ले जाना। फजल शाह ने इसकी तरफ देख कर आंख दबाई। आपका दिया ही खाते हैं माई बाप, आपके नौकर हैं माई बाप। उसने माथे तक हाथ ले जाकर फजल शाह और हनीफ खान को सलाम किया, जिसे अब समझ आ रही थी कि जितना ख़तरनाक ये मामला था, सरदारों का तो बाप भी उन्हें रिहा नहीं करवा सकता था। ये तो फजल शाह ही था जिसने उन्हें थाने से बाहर निकलवा लिया था। उसे उम्मीद हो चली थी कि जिस तरह फजल शाह का रोबदाब थानेदारों पर है और वो इसके हुक्म पर कठपुतलियों की तरह अमल करते हैं, इसके बाद से तो दोनों की रिहाई में कोई शक बाकी नहीं रह जाता। फजल शाह तो इसकी तवक्का से बढ़कर असरो रसूख का मालिक निकला था। ये वाकई इसका काम था कि वह हनीफ खान की ख्वाहिश पूरी कर रहा था।
कोई और होता तो शायद हनीफ खान सारी ज़िंदगी ज़हरा बाई को मुंह दिखाने के लायक न रहता। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।